नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज कारगिल विजय दिवस है, हिंद की सेना के अप्रतिम शौर्य की गवाही का वो दिन जो दुनिया को संदेश देता है कि हमारे वीर सिपाही हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने का क्या हश्र करते हैं, कैसे उन्हें धूल चटाते हैं। कारगिल विजय दिवस का जश्न मनाने और शहीदों को याद करने पीएम नरेंद्र मोदी कारगिल के द्रास में पहुंचे तो उन्होंने एक और हिंद की सेना के शूरवीरों को सलाम किया, तो दूसरी ओर उन्होंने अग्निवीर मुद्दे पर की जा रही विपक्षी सियासत पर सीधी चोट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना के विरोध की सियासत के पीछे विपक्ष के राजनीतिक छल की पोल कैसे खोल कर रख दी। अग्निवीर योजना के विरोध के पीछे उनके इरादों को किस तरह अपने निशाने पर लिया, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान पर जिससे सवाल उठे हैं, लेकिन आगे बढ़े, मेहमानों से मिलवाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि अग्निवीर योजना पर पीएम मोदी ने कहा क्या है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। क्या बयान आया, किस तरह की राजनीति हो रही है विपक्ष की, ये आप देख रहे हैं, बयानबाजी आप देख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए वो भी आपको पता है। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोजी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ में, और अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल संजय सोई, क्योंकि ये मामला देश से जुड़ा हुआ है, देश की सेना को लेकर है, अग्निवीर पर कई तरह के सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो इसको बंद कर देंगे। तो मेजर जनरल सोई, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि ये क्या फिजूल की राजनीति हो रही है या फिर आपको भी लगता है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कहीं भी उसमें कुछ सही है? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सेना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक तरह से सेना जो है राजनीति, धर्म, स्टेट, कलर, कास्ट, इन सबसे ऊपर है। हम लोग सिर्फ भारतवासी हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं डिमोरलाइज करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, या जिस प्रकार से कई बार सेना पे सवाल उठाए जाते हैं। ये अभी जैसे कि अपनी अग्निवीर स्कीम है। हाँ। अब देखिए युद्ध का जो तरीका है आज की तारीख में वो टोटली बदली होता जा रहा है। जब हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन में जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, इजराइल गाजा में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मैन पावर की जरूरत है, लेकिन आज एक आधुनिक तरीके से वहां ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, सेंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, सर्विलेंस सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हमारे पास यंग रहे, फौज यंग रहे, सेना यंग रहे, ताकि आज जो हमारे तरफ एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है और कहीं ना कहीं बीच में भी वो लोग कुछ गड़बड़ कराने की कोशिश करते रहते हैं देश के अंदर, तो सेना हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा से तैयार रहे, अलर्ट रहे और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहे। तो यही कारण है कि जहां अग्निवीर है इसमें सिर्फ रिव्यू भी किए जा रहे हैं। अभी एक स्कीम आई थी, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ परसेंटेज कम किया जाए इसका, वो बातें चल रही हैं। एक तरह से ये सेना की तरफ से सुझाया गया था जी, सेना की तरफ से सुझाया गया था और सेना की तरफ से अभी इसके ऊपर एक चीज लागू होती है, उसके ऊपर बाद में सोच विचार भी किया जाता है कि ये हुआ है। ऑन ग्राउंड अभी क्या इश्यूज है, तो जैसे कि कई चीजें हैं, हो सकता है परसेंटेज कुछ किया जाए, लेकिन स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें मुझे कुछ स्कीम बहुत अच्छी है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है अनिला जी, पीएम मोदी जी की तरफ से ये कहा गया व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कौन सा व्यक्तिगत स्वार्थ है जिसको लेकर कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं अग्निवीर पर? कह रहे हैं 24 घंटे में हम आए तो बंद कर देंगे। मेरी सबको राम राम।
और मैं क्या कहूं, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा सत्ता में रहा हो, उसने हमारे राष्ट्र को मजबूत करने की जगह सदैव कमजोर करने का प्रयास किया है, क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत कारण रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब तब डिफेंस में बड़े से बड़े स्कैम्स हुए हैं। चाहे हम बोफोर्स की बात करें, चाहे हम बराक मिसाइल्स की हम बात कर लें, जिसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब ने भी कहा था कि नहीं, ये डील नहीं होनी चाहिए, ये मिसाइल्स नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी की। टेट्रा ट्रक स्कैम, स्कॉर्पिन सबमरीन स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम, रफाइल में कितना ज्यादा देर कर दिया, सब जानते हैं। जो सुदीप्त घोष थे या क्रिश्चियन मिशेल थे, कैसे ये पकड़े गए कि किस प्रकार से किकबैक्स की डील कराते थे। सब कुछ इतिहास में है, सब कुछ इतिहास में है। और हमने देखा है कि जब रफाइल की डील फाइनल हो रही थी तो किस प्रकार से हंगामा राहुल गांधी ने काटा था। यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? यहाँ क्या व्यक्तिगत स्वार्थ अग्निवीर से जुड़ा हुआ? व्यक्तिगत स्वार्थ यही रहता है कि ये लोग बिना कमीशन के कोई काम करते नहीं है। जो इन लोगों की डील, पहले रफाइल की भी अगर मैं बात करती हूँ, जो डील रही होगी, करोड़ों का सौदा हो रहा था, फाइनल नहीं हो पा रहा था, फिर सरकार बदल गई तो इनको लगा कि ऐसे कैसे हमारा डिफेंस जो है वो दरकिनार हो जाए। पर आप देखो ना, ये मोदी सरकार की पावर है ना, मैं अग्निवीर पे भी आऊंगी। मोदी सरकार की पावर है, आज सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन हो रहा है तो कहां हो रहा है? ये मोदी सरकार की ताकत है कि डेडिकेटेड दो हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स हो गए हैं। आज हम जो है इंडिजीनियस पर्सनल अपनी मिसाइल्स हम तैयार कर रहे हैं। हम जो है आर्मी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं उसको तैयार कर रहे हैं, तेजस तैयार कर रहे हैं। तो आज जो सबसे फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी हमारे पूरे विश्व की, भारत की हो गई है, तो जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत मजबूत राष्ट्र समझते हैं, उसके सामने हम चुनौती की तरह खड़े हैं। आज ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। चाइना कुछ बोलता है उसको शट अप करा देते हैं, यूएसए कुछ रिएक्शन देता है तो उसको बोलते हैं अपने काम से काम। सरकार का पुरजोर विकास डिफेंस की तरफ है, फोकस डिफेंस की तरफ है, ये आप कह रही हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा राजनीति का मुद्दा है अग्निवीर, ये बीजेपी पूछ रही है, जवाब दे दीजिए। शायद आप म्यूट है अजय जी, एक बार देखिए जी। हाँ बोलिए, आ रही है, बोलिए। आर्मी के लोगों के अपने विचार हैं, अनिला जी के अपने विचार हैं। हम लोग इस भारत का लोकतंत्र सबको अपने विचार रखने की कोशिश करता है, लेकिन जो मुद्दों की बात देश की जनता बताती है, और 145 करोड़ लोग में से भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, इनके प्रोपोगंडिस्ट, इनके प्रवक्ता, इनके नेता और इनकी टीम को निकाल दीजिए मंत्रिमंडल को। देश की जनता आज आह्वान कर रही है, और पिछले 2 चुनावों में, बाय इलेक्शन में भी और लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अपना जवाब सुना दिया, और आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी और 10 बाय इलेक्शन में भी जवाब सुना देगी। आप योजना बनाइए। पूरे देश ने देखा, चंदा दो धंधा लो, इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिए गए उसमें किसी को छोड़ा, कितने लोगों को कहां कैसे कैसे चंदा लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया आपको तो तब आपने लिस्ट देनी शुरू करी, उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। और ये कहा निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर साहब की, इससे बड़ा संसार में कोई भ्रष्टतम स्कैंडल नहीं होगा, ये सरकार को खमियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाषण देते हैं, बताते हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर अग्निवीर में, आज मैं अमर उजाला अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक अग्निवीर में लड़का जो है वह कहो तो मैं कटिंग भेज दूंगा, वो संगठित गिरोह बना के बदमाशी कर रहा है, गुंडई कर रहा है। उसने कहा अग्निवीर में मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, निश्चित नहीं है। अब भारत में ऐसी चीज होंगी, अग्निवीर का ये वर्ड है, अमर उजाला उठा के पढ़ लीजिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा। अब तीसरा किस्सा आ जाइए, जब बात करी गई थी कि अग्निवीर को हम पेंशन देंगे, अग्निवीर को पेंशन नहीं चाहिए। 4 साल बाद उसे परमानेंट ये लॉलीपॉप बजट में देश की सरकार ने आर्मी को बड़ा निराश किया। उम्मीद थी कि 7.5 के करीब करेंगे, 594 से 6 कर दिया। पूरे देश में निराशा है, जनता में निराशा है, और सरकार के ऑफिसर तो इसलिए नहीं बोलते कि डर है सरकार से, सरकार तानाशाही रवैये में। तो अग्निवीर की योजना को हमारे नेता राहुल गांधी ने, सारा अपोजिशन, देश का 70% अपोजिशन ये कह रहा है कि भारत के जवानों को आप परमानेंट नौकरी दीजिए, चाहे कम दीजिए। ये 4 साल का लॉलीपॉप अलग अलग राज्यों में, ठीक है अजय जी, अलग अलग राज्यों, आपने एक एग्जांपल यहाँ पर उठाई जिसमें आप कहते हैं कि एक अखबार में ऐसा छपा जहां पर अग्निवीर ने कहा कि मेरा कोई भविष्य नहीं है और मैं यहाँ पर अपराध की दुनिया में मैं चला गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको स्पेशल आरक्षण दिया गया है, जो अग्निवीर से आए हैं, उनको नौकरी भी दी जा रही है, राज्य की तरफ से पहल किया गया है, कोटा भी वहां पर दिया गया है। लेकिन वो नेगेटिव एक चीज, एक शख्स को लेकर आप सारे अग्निवीरों पर सवाल यहां पर उठा रहे हैं।
इस पर भी मैं ठीक है बात करूंगा। अजय जी, आपने ये भी कहा कि इस देश की पूरी जनता, तो संजय सोई साहब भी तो देश की जनता में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे आर्मी की तरफ से ये सुझाया गया था। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इनको कैलकुलेट नहीं करते, इनको नहीं जोड़ते हैं उसमें? आदरणीय हिमांशु जी, मैंने सबसे पहले ये कहा था कि आर्मी के वीर ऑफिसर्स, रिटायर ऑफिसर्स, वीर जवानों में सब लोग के लोकतंत्र में अपनी राय है, इनकी अपनी राय है, उसका स्वागत है जो कर रहे हैं। अब मेरी राय अगर ये आप कहने लगे कि नहीं साहब आप तो देशद्रोही हो गए, तो ये पॉलिटिकल विंडेटा एजेंडा नरेंद्र मोदी से लेकर और इनको मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, कहीं से भी कंपेयर कर ही नहीं सकता। ये ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर को बहुत बखूबी समझते हैं, ये जानते हैं कि जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहां पर किस तरह की जरूरत है और उसी तरह के रिफॉर्म की ये बात करते हैं। लेकिन आप तो वहां पर नहीं है ना, आप तो यहां पर राजनीति कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं हर आर्मी के लोगों का, हम वो काम नहीं करते कि कारगिल में जब उनकी विडोज होती शहीदों की, उनको कितना उनके टीवी पे चलाया गया था, कुछ नहीं दिया, झूठ बोला गया। हम सरकार की तरह दोगुली नीति नहीं है, ना हमारी नीति खराब है, ना हमारी नीयत खराब है। इसलिए मैं कहता हूं ये राजनीति से, इस पर एक जवाब दे दीजिए मेजर जनरल संजय सोई जी, फिर मैं फराज किदवई और शुभ्र कमल दत्ता के पास जाता हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सेना जो है एक परिवार की तरह होती है, जो हमारे जो शहीद होते हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दी होती है। मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है। मेरी यूनिट का एक जवान था सुरेश छेत्री, उसके घर भी गया था मैं, एज ए मेजर जनरल उनके घर गया था नक्सलबारी में छुट्टी में, और वो उनका बेटे ने नाम रखा हुआ है सुमन सुरेश कारगिल छेत्री। ये बच्चों की भावनाएं हैं देश के लिए। उसके पिता वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दी थी कारगिल युद्ध में, और आज वो MBBS करके डॉक्टर बन गया। एक और थे कैप्टन संदीप, वो भी कारगिल वॉर में थे, दराज में मेरी यूनिट थी वहाँ पर दराज में, मैं वहाँ पे CO रहा हूँ। तो वो भी, उनकी बेटी आज लॉ करके बनी, लॉयर का कोर्स कर चुकी है, और अभी ये दोनों ही वहाँ पर गए हुए थे, इधर दराज में जो कारगिल वॉर मेमोरियल में 4 तारीख को वहाँ पर थे। तो ये फीलिंग एक अलग फीलिंग है। अगर कोई कह रहे हैं कि हम विडोज को छोड़ देते हैं, ये फौज का अलग तरीका है। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से ऐसी बातें की जाती हैं? ये तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं तो अपना बताना चाह रहा हूं कि हम लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं, कोई भी, चाहे विडो हो, बच्चा हो, एक परिवार की तरह से हम। अच्छा, मेरे को एक बात और बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर या फिर आप कहीं पर धरना देकर, कहीं पर प्रदर्शन कर कहीं पर सियासत कर क्या हम ये समझ सकते हैं कि सेना को किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है, सेना को किस तरह की जरूरत है? क्या ये हम समझ सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा, अगर मैं बिल्कुल, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी को कोई पॉइंट है तो पॉइंट लाएं सामने। हाँ। उसके लिए एक बहुत भयंकर राजनीति या पूरे देश में असंतोष फैलाना या सेना का मोरल डाउन करने वाली बातें नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल, अगर रिफॉर्म है तो सुनेंगे। अच्छा ठीक है, फराज किदवई साहब, सेना की तरफ से वक्त की मांग को देखते हुए अग्निवीर योजना सुझाई गई, तो फिर इसमें विरोध क्यों? आपके पीछे, आपके पास क्या तर्क हैं इसको लेकर? हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात की शुरुआत आज एक शेर से करूंगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। बहुत सही। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत। मेजर जनरल संजय सोई साहब बैठे हुए हैं, इनके जज्बे को सलाम, भारतीय सेना के जज्बे को सलाम। देखिए, सोई साहब ने अभी बात की कि जो आज हम अपने बॉर्डर की जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं। मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल जरूरी है जी। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए ट्रेन्ड सोल्जर्स की भी जरूरत पड़ती है। सोई साहब बैठे हुए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारा जो T-90 टैंक जो एक जवान चलाता है, उसी टैंक को रशिया में एक अफसर लेवल, एक ऑफिसर चलाता है, जिसको कि 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारे 6 साल की ट्रेनिंग के बाद T-90 का जो टैंक है वो एक जवान चलाता है। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो सेना में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और 6 महीने की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग, बहुत सारे कंट्रीज, आप रशिया को ले लीजिए, US को ले लीजिए, खासकर चाइना को ले लीजिए, 4-4, 5-5 साल की खाली वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी बात, मैं एक हिमांशु जी बात बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कितना सीरियस हैं इस देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, कि 2019 के बाद से 3 साल तक आर्म्ड फोर्सेज में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। संजय सोई साहब, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा।
हर साल 50 से 60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं और रिक्रूटमेंट के और सैनिकों के अभाव में शॉर्टेज होती चली गई, जिससे कहीं ना कहीं सीमाओं की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया गया। एक ये द हिंदू का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, इसमें ये 14 जुलाई को छपा था। इसमें रीजंस दिए गए थे और इसकी हेडिंग है हिमांशु जी, व्हाई इज मिलिटेंसी ऑन द राइज इन जम्मू। ये आर्टिकल लगभग हाफ पेज का है, इसको मैं अगर पढ़ूंगा पूरा तो मुझे लगता है कि 2 घंटे तो खाली इसी में लग जाएंगे। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके हिमांशु जी कि आप भी पढ़िएगा, संजय साई साहब भी पढ़ेंगे, कि जो जम्मू में टेरर अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, या जो टोटल जम्मू और कश्मीर में जो टोटल टेरर अटैक्स हुए हैं उसमें जम्मू रीजन में 40% हुए हैं, और उस 40% जो राइज हुआ है टेरर अटैक्स का, उसका रीजन क्या है वो पूरा इस आर्टिकल में, हाफ पेज का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से खाली तमाशा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात रही कि हमारी सेना जवान रहनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से टाइम्स नाउ 9/12 जितना प्रेस्टिजियस चैनल है उसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि सेना हमारी जवान थी, जवान है, जवान रहेगी, लेकिन संसद को भी जवान कर दीजिए। आप संसद को क्यों नहीं जवान करते हैं? प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए, आप पर वृद्धावस्था हावी हो गई है, आप अनुराग ठाकुर जी को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टरशिप को भी आप जवान करिए। आप केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी हटाने को लालायित हैं उत्तर प्रदेश में, उनके नाम के आगे से डेप्यूटी भी हटाइए और चीफ भी हटाइए। आप एक कहां से किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं फराज किदवई साहब? आप किस चीज को आप कहां से कंपेयर कर रहे हैं? कहीं से कोई लॉजिक है इसका? कहीं से कोई लॉजिक है इस बात का? बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। क्या आप ये मानते हैं कि एवरेज एज हमारी सेना की 30 से 32 साल की थी? क्या वो बूढ़ी हो गई थी? आप अपमान कर रहे हैं हमारे देश की सेना का। हमारे देश की सेना, हमारा सैनिक, एक तरफ कंपैरिजन किया जाता है रशिया का कि वहां पर इतने सीनियर लोग टैंक चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सामने सबसे ज्यादा चुनौती पेश करता है चीन, तो चीन की सेना में सैनिकों की औसत उम्र 26 साल है। ये आंकड़ों की तरह से मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें आप कह रहे हैं कि यहां पर 32 से 33 साल के अगर भारतीय जवान होते हैं तो उनको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। हमारे देश में ही वो 32 साल का है, ठीक है, लेकिन जो मुद्दा यहां पर उठाया गया, अपने देश के अजय जी आपको मैंने मौका दिया, अब जरा एक जवाब अनिला जी से, क्योंकि यहां पर सरकार पर भी सवाल उठाए गए। फिर शुभ्र कमल दत्ता जी तुरंत आपके पास, प्लीज जी दत्ता जी, बस इसके बाद अनिला जी। सरकार का एजेंडा चल रहा है जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, ये वही भाषा बोलेंगे जैसे इनकी नेता बोलते हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, तो इनसे आप फैक्ट और फैक्चुअल किसी प्रकार की भाषा जो एक बैलेंस्ड होती है, जो एक राष्ट्र के लिए होती है, आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बैठकर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। अगर मैं अग्निवीर योजना की बात करती हूँ तो हमें मालूम है, रशिया की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, इसराइल की बात कर लीजिए, इस प्रकार की योजनाएं जो है वहां पर भी बहुत सक्सेसफुली लागू है। और अग्निवीर में ये शॉर्ट टर्म मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है, अनिला जी एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। दरअसल फराज किदवई का कह रहा है बहुत बड़ा मुद्दा है। अनिला जी सुनिए ना, मैं आप ही से जवाब लूंगा, आप ही से रिएक्शन लूंगा। मुद्दा बहुत बड़ा है। फराज किदवई साहब ने कहां पे टारगेट किया? उन्होंने कहा जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको सरकार बूढ़ा बता रही है, या फिर ये बता रही है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, और ये अपमान किया जा रहा है। एक्चुअली आपके पैनल पे डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, इनको जानकारी नहीं होगी किदवई साहब, इसीलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं। जो ज्यादा चिल्लाएगा उसको जानकारी नहीं होगी। वो मेजर जनरल साहब भी आपको बता देंगे। अगर अग्निवीर में हम रिक्रूट कर रहे हैं तो उनका क्या काम है, वो किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, उनको उसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अब हमें पता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पैरा पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें भी उन लोगों का रिजर्वेशन हो गया है, और कॉर्पोरेट्स में भी वो सारे के सारे जो आर्मी फोर्सेस को छोड़ेंगे वो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे वहां पर। कोई भी लायक अग्निवीर जो है, अगर वो हटते हैं तो विदाउट जॉब नहीं रहेंगे। पीएम मोदी को इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? हम यहाँ डिफेंस की बात करें, और ये पीएम मोदी को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। नीला जी, हरियाणा गवर्नमेंट, अनिला जी आप प्लीज गुमराह मत करिए देश की जनता को। किदवई साहब, नहीं, हम अपने देश की सुरक्षा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं जैसे गली मोहल्ले में गुंडे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आप गलत रख रही हैं अनिला जी, आपको मैं कर रहा हूं। ये फैक्ट की बात कर। अच्छा सुनिए ना, किदवई साहब रुकिए ना, मौका दिया, थोड़ा सा रुकिए। दत्ता साहब के पास तो अभी तक गया भी नहीं हूं मैं। किदवई साहब फिर से मौका दूंगा, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता द्वारा प्लीज, आप प्लीज गुमराह मत करिए देश की जनता को। किदवई साहब, फिर से मौका दूंगा, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता द्वारा
आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सारे के सारे कहां से आ जाएंगे? पूछ लेना चाहिए यूपीए की सरकार में कितने डिफेंस के, वर्मा जी भी बैठे हुए हैं, ये किदवई साहब भी बैठे हुए हैं, यूपीए की सरकार में पीछे जाती नहीं हूं, कितने कदम उठाए थे? मेरी सरकार ने क्या क्या उठाया मैं बता देती हूँ। यूपीए की सरकार में सैनिक की नौकरी को कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं किया गया था नीला जी, सैनिकों की भर्ती को कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं किया गया था। सेना में जो भर्ती हो रही थी उसका सम्मान था 15 साल से ज्यादा। अच्छा, दत्ता जी को बहुत देर हो गई, दत्ता जी ने बहुत इंतजार किया, माफ कीजिएगा मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैं दोबारा से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन दत्ता जी ने बहुत इंतजार किया। डॉक्टर शुभ्र कमल दत्ता, क्या सियासत में विपक्ष को सेना का रिफॉर्म कबूल नहीं है, ये बताइए। हालांकि मैं इस पर आपसे जवाब दूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और बड़ी खबर यहां पर क्या है, अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जोरदार पलटवार किया और क्या कहा कि समाजवादी पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं अग्निवीर योजना। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है, और मैंने सदन में भी कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के ऑफिसर्स हैं, और जब कभी मैं नौजवानों से मिलता हूं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनसे मैं मिलता हूं, और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है, और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को? तो ये आंकड़े किस बात के हैं? झूठे आंकड़े हैं। इसका मतलब अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं दुनिया के और तीसरे बन जाएंगे आप, तो आप फौज को पक्की नौकरी नहीं दे सकते फौज के अंदर। तो यहां पर आपने देखा, लेकिन यहां पर बयान यहां पर रुकते नहीं है। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया, लेकिन बीएसएफ की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान था जो उन्होंने अग्निवीर को लेकर कहा, वो भी एक बार सुनवाते हैं आपको। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। तो एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दूसरी तरफ बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल कह रहे हैं कि 4 साल की ट्रेनिंग मिली है, बहुत अच्छा है, और इसको ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ्र कमल दत्ता, क्योंकि मैं अजय जी आता हूं आपके पास, शुभ्र कमल दत्ता से अभी तक एक भी रिएक्शन नहीं लिया है, तो डॉक्टर दत्ता आप बताइए कि क्यों सेना का रिफॉर्म कबूल नहीं है अखिलेश यादव को, विपक्ष के तमाम जो लोग हैं उनको? रिफॉर्म सेना में अनिवार्य है और होना भी चाहिए। किसी भी सेना में रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता होती है। विपक्ष आज के डेट में अगर इस चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं तो वो केवल राजनीतिक स्वार्थ के चलते विरोध कर रहे हैं। मैं कई सारे देशों का शॉर्ट टर्म बेसिस पे सेना में कंपलसरी रिक्रूटमेंट के उदाहरण दे देता हूँ। कोरिया में, साउथ कोरिया में 2 साल के लिए हर नागरिक का कंपलसरी होता है रिक्रूटमेंट। चीन में 5 साल के लिए कंपलसरी होता है रिक्रूटमेंट। इंडोनेशिया में हर नागरिक के लिए 5 साल के लिए रिक्रूटमेंट कंपलसरी होता है। ऐसे लंबी लिस्ट है जिसके बारे में मैं उदाहरण दे सकता हूँ। कांग्रेस और यूपीए को मैं और इंडिया अलायंस का मैं पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने हर तरह के हथकंडे अपनाए थे हाल को बंद करने के लिए। यही कांग्रेस पार्टी है जो तेजस जो हवाई जहाज है उसको बंद करने की सारी योजना बना चुकी थी। यही कांग्रेस है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन कभी दिया नहीं था। ये मौजूदा सरकार ने तमाम ये सारी चीजें की है। आज हाल इस तरह से रिवाइव हुआ है कि आज हाल में प्रॉफिट है। पिछले 3 महीने में 100 करोड़ की प्रॉफिट हाल में
कहीं ना कहीं पे एक तरह से इकट्ठा किया है, एक तरह से प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का। इसके साथ साथ तेजस जिस हिसाब से उड़ान भर रहे हैं वो दुनिया भर के बहुत सारे देश है जो तेजस हवाई जहाज आज के डेट में भारत से खरीद रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि सरकार की सोच और नियत क्या है। जहां अग्निवीर की जहां बात आती है, अग्निवीर को लेके कुछ जगहों पे संशोधन हो सकता है, पर ये स्कीम अपने आप में बहुत बेहतरीन है। श्रीमान राहुल जी ने सरेआम झूठ बोला था संसद में आपके मुआवजा को लेके, जो शहीद हुए थे आपके पंजाब में अग्निवीर का जवान, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो शहीद हुए थे, और सारा पोल पट्टी सामने आ गया था, आपके चैनल ने भी उजागर किया था। तो इस तरह की चीजें तो होता है। राफेल को लेके किस हिसाब से छिछोड़ा राजनीति की गई थी, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद बाकायदा यही श्रीमान राहुल गांधी जी है जिन्होंने माफी मांगा था राफेल को लेके। आपने किया नहीं है इस तरह का योजनाओं का एक तरह से लॉन्चिंग तो नहीं किए, तो जो सरकार कर रही है उसको कम से कम शाबाशी देने का थोड़ा सा मात्रा रखिए और थोड़ा सा उदारता दिखाइए चीजों को। दत्ता जी का पॉइंट ये है कि अगर कहीं पर आपको संशोधन करवाना है, आपको लगता है कि यहां संशोधन हो सकता है, तो आप वो पॉइंट रखिए, लेकिन नहीं ये तो लागू ही नहीं होगी, हम तो आने ही देंगे, 24 घंटे में हम इसे बदल देंगे। ये क्या है? ये गलत है। हिमांशु जी, अभी बीएसएफ के डीजी साहब कह रहे थे कि हाँ हम इनको लेंगे, 10% लेंगे। अरे भाई ये देश 145 करोड़ का देश है, 90% का क्या होगा? 10% नहीं लेंगे भाई मैं ये देखिए 10% आरक्षण। अरे आप फिर अब यही बात जनता के बीच में कैसी जाएगी? अब यही बात जनता के बीच में कैसी जाएगी? अरे भाई ये बीच में दत्ता जी, ये बीच में आप गलत बोलेंगे तो बीच में तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, मैं सुधार कर रहा हूँ, पूरी तरह सुन लीजिए भाई। बोलिए। उन्होंने कहा कि हम 10% आरक्षण इनको में देंगे, बाकी जो 90% लोग उसके बचेंगे अग्निवीर के, उनका क्या होगा? ये भारत 10% का देश नहीं है, ये चंदा दो धंधा लेने का देश नहीं है। मेरी सुन लीजिए। दूसरा, अगर आप ये पॉइंट यहां पर उठा रहे हैं, क्लियर होना चाहिए संजय सोई जी, क्या इनको कंफ्यूजन? पहले पूरा नहीं तो, अरे आप गलत अगर यहां पर बात करेंगे 10% 90% लोगों का क्या होगा? मैं आदरणीय मेजर जनरल साहब से भी कुछ पूछना चाह रहा हूं, उसके बाद पूछ लीजिए। बोलिए। आदरणीय मेजर जनरल साहब कह रहे थे कि आर्मी के लोग हैं, तो इस देश में आर्मी के तो बहुत रिटायर्ड लोग हैं, 145 करोड़ देश है, इनका अपना एक विचार है, वो सम्मानीय देश अगर स्वागत कर रहा है तो करेंगे। एक आदमी का विचार पूरे देश का विचार नहीं हो सकता, जैसा भी एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है कि एक आदमी का विचार पूरे देश का नहीं हो सकता। नहीं, यही बता रहा हूं। आपने अभी एक अग्निवीर के लिए आप पर भी एप्लीकेबल होता है। नहीं होता है। एक उदाहरण सुन लीजिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो एक आदमी नहीं है। अखिलेश यादव देश का तीसरा दल है सांसदों का, वो एक आदमी नहीं है, वो देश की आवाज है, उस देश की आवाज है, समाज की आवाज है, वोटरों की आवाज। दीजिए प्लीज। एक सेकंड, मैं अनिला जी बैठिए, इनको और कर दूं फिर पूरा। अब आप सबसे सवाल अब एक एक करके बात हो जाए क्लियर तो ज्यादा अच्छा है। पहले संजय सोई ये बात, कंफ्यूजन कहीं लोगों के मन में कंफ्यूजन ना रहे। नहीं देखिए, ऐसा है कि एक तो कुछ जो परसेंटेज है 25% तो वहां रिटेन हो जाएगा, बाकी ये तो खाली डीजी ने बात की है, डीजी बीएसएफ ने, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, और स्टेट पुलिस है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पीएसयूज है, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो आज लेने को तैयार है, सरकार आउटसोर्स कर रही है जहां पर अरे अजय जी अब क्या हुआ? अब वो 90% कितना रह गया? और ये तो जगह जगह लोग आए हैं ना सामने कि हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे, वो 90% कहां गया? अरे सब में ही तो 10% है, 90%। अरे वाह, हे प्रभु, सारी संस्थाओं में 10% लेकर आते हैं। हर डिपार्टमेंट अलग ले रहा है, इसके अलावा उनको ट्रेन लोग मिल रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपके 100 कार्यकर्ता हैं, उन 100 कार्यकर्ताओं में से 10% को आपने कहीं लगा दिया, 10% को किसी और ने लगा दिया, 8% को किसी और ने लगा दिया, 5% को किसी और ने लगा दिया, फिर कितने बचे? अरे हिमांशु जी, वहां आर्मी में इन सारे डिपार्टमेंटों में वैकेंसी भी तो डिपेंड करेंगे कितनी होनी चाहिए, या खाली कहने से या घोषणा करने से। मैं अनिला जी बड़ी सम्मानीय प्रवक्ता है, इनके बारे में और थोड़ा सा बता दूं। अभी थोड़ी देर पहले अग्निवीर से हट के चर्चा कर रही थी। देखिए अनिला जी बड़ी अच्छी व्यंगकार भी हैं, और मौसी एक टाइटल करके होता है, बड़ा प्रसिद्ध है वो इनका। अब ये वीर रस में आ गई,
बीजेपी की प्रवक्ताएं, इनको जो आईटी सेल से लिखा हुआ एजेंडा मिलता है ये उससे पढ़ती हैं। मैं कह रहा हूँ वो व्यंकार वाला बीरस अगर कर दें तो लोग एक्सेप्ट करेंगे इन्हें। अब बीजेपी में इसीलिए खाली एजेंडा पढ़ देती है, उसी बात को कर देती है। लेकिन एक लॉजिक भी तो होता है, लॉजिक की बात तो की जा रही है अजय जी, वो लॉजिक आपके यहाँ कहाँ गायब हो जाता है जब आप बात करते हैं? तो लॉजिक नहीं है, जब आप बात करते हैं तो वो लॉजिक कहाँ चला जाता है? हिमांशु जी, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। कहाँ से लॉजिकल बात कर रहे हैं? अभी सामने वो सारा लॉजिक निकल गया आपका। बजट झुंझुना दिया गया और अब बजट आ गया, अब अग्निवीर से बजट आ गया। अनिला जी, फाइनल कमेंट कि ये इस मुद्दे का समाधान क्या है? क्या आप लोग संशोधन करने के लिए स्वागत करेंगे कि बस अगर कोई संशोधन करने के लिए आपको सुझाव दे रहे हैं तो वो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन सीधे नकारना, इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? देश के युवाओं को पूरा आर्मी, आपकी बात पहुंचा दी मैंने। अनिला जी प्लीज बताइए। नहीं, देखिए, एक्चुअली वर्मा साहब की भी कोई गलती नहीं है, किदवई साहब की भी गलती नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये इन लोगों का हिसाब किताब है। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अभी, और डॉक्टर दत्ता ने भी बता दी किस प्रकार से सारे के सारे जो अग्निवीर जो 25% तो डिफेंस में आगे चले जाएंगे, जो बाकी है बाकी जगह किस प्रकार से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इसके अलावा 12 लाख का पूरा पैकेज उनको, जब वो फौज छोड़कर जाएंगे, उनको 12 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है और 12 लाख रुपया उनके पास है। जो आगे नौकरी करना चाहते हैं सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में। अच्छा। ये बात इनको बतानी चाहिए, क्योंकि बात ये राजनीति की नहीं है, बात ये हमारे राष्ट्र की है। और मैंने तो खुली चुनौती दी थी कि मैं तो बता रही हूँ कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट्स हमारे डबल हो गए हैं। अगर हम डिफेंस में बात करते हैं कि किस प्रकार से बजट एलोकेशन है, तो मोर देन 75% का इसमें इनहैंसमेंट हुआ है। वक्त कम है, इसलिए किदवई साहब के पास एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा। किदवई साहब, अगर कोई संशोधन आप देना चाहेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं, हम तो बस प्रॉपर तरीके से नकार रहे हैं इसे? बहुत शॉर्ट। हिमांशु जी, अनिला जी की बात का मैं एक जवाब दे दूं। एक्सपोर्ट्स की बात की, जरा करंट अकाउंट डेफिसिट एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में टीवी चैनल पर एक्सपोर्ट के बारे में बोलिएगा। पहली बात क्लियर बोलिए ना। दूसरी बात, हिमांशु जी मैं आ रहा हूं। हिमांशु जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं हिमांशु जी, अगर आज से ये कहा जाए, आपका जो एम्प्लॉयर है टाइम्स नाउ नव भारत, कि हिमांशु जी मैं आपको 1 साल की नौकरी दे रहा हूं और उसके बाद में आप कहीं किसी और चैनल में चले जाइएगा, तो आप क्या फुल मोटिवेशन से अपने उस चैनल में नौकरी कर पाएंगे? भारत में 1947 के बाद से ये पहली बार हुआ है कि देश की सेना को भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर ये सरकार ले आई है। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी, तो मेरा पूरा फोकस इसी पर रहता है, और जब हमारे देश के जवान सीमा पर रहेंगे तो उनका भी फोकस वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर आपकी बात थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि जब देश सेवा आती है ना अंदर, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी